Good morning, welcome again. Today we are going to discuss question number 4, 5, 6 and 7 of exercise 3.2 class 10th. क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। कल हमने ये सीखा था कि जो गिवन टू इक्वेशंस होती हैं उनका जब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम कैसे पता लगाते हैं कि जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो वो हमने बाय कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट किया था, रेशियो को कंपेयर किया था, उसके बाद हमने इसको फाइंड आउट किया था। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि ये जो 4 पार्ट इसमें मैंने 3 लिखी है, एक और बचता है। ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें जो इक्वेशंस गिवन है उनका जो सॉल्यूशन है वो एक लाइंस है, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, जैसे कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो लाइंस आर कंसिस्टेंट और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन 2 ही केस में एग्जिस्ट कर रहा था, जब लाइन या तो इंटरसेक्टिंग है उस केस में यूनिक सॉल्यूशन था, अगर लाइन कोइंसिडेंट है देन देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन थे, एवरी पॉइंट इज ए सॉल्यूशन। तो हमें ये जो इक्वेशंस है इनको चेक करना है कि कौन सी कंसिस्टेंट है कौन सी इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन आएगा और वो सॉल्यूशन फिर हमने ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है लाइंस को, उसके बाद जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा, तो वो फिर सेकंड हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज x plus y equal to 5, 2x plus 2y equal to 10। तो यहां से सबसे पहले a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कल वाले लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो इक्वेशन फर्स्ट होती है उसमें x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और जो कांस्टेंट बच गया वो c1। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 होगी जो उसमें x का कोफिशिएंट a2 होता है और जो y का कोफिशिएंट होता है वो b2 और जो कांस्टेंट बच गया वो c2। इसी तरीके से मैंने जो 2 इक्वेशन है तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो यहां से क्लियरली a1 x का कोफिशिएंट क्या है, x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं तो x का कोफिशिएंट हो गया 1 और b1 भी क्या हो जाएगा, यहाँ y का कोफिशिएंट भी क्या है 1 और कांस्टेंट क्या बच गया c1 इक्वल टू 5। ये बात मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस की थी कि जो c1 c2 है वो या तो दोनों लेफ्ट साइड में या दोनों राइट साइड में हो। ठीक है, ऐसा ना करना कि एक इक्वेशन में तो जो c1 है उसको लेफ्ट साइड में रख लिया आपने, दूसरी में राइट में, तो वहां गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो दोनों c1 भी राइट हैंड साइड पे है और c2 भी राइट हैंड साइड पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। a1 b1 c1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही a2 सेकेंड इक्वेशन x का कोफिशिएंट 2, a2 is 2, b2 is also 2 and c2 is 5। a1 upon a2 चेक करते हैं, a1 upon a2 is 1 upon 2। क्लियर। ऐसे ही b1 upon b2 चेक किया, वो भी क्या है, b1 1 है, b2 क्या है 2, ये भी क्लियर होगा। ऐसे ही c1 upon c2 चेक किया तो ये क्या है, c1 5 है, c2 सॉरी 10 है, यहाँ पे अपॉन 10, 5 जा 5, 5 2 जा 10 यानी कि 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों कंपेयरिंग रेशियो इक्वल है, यहां से क्या लिखेंगे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ऐसा केस कब होता है, जब लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट। तीनों कंपेयरिंग रेशियो कब इक्वल होती है, जब व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होंगी मैनी सॉल्यूशन, सो हेंस दे आर कंसिस्टेंट, दे आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है। अब ग्राफ आपको इनका खुद प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसमें कंसिस्टेंट लाइन आएंगी, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। तो आपने एक लाइन जैसे भी प्लॉट करो, मान लो कि ये आ गई लाइन, तो दूसरी लाइन में ऐसे ही एरो लगा देना है कि दूसरी लाइन भी यही है। ठीक है, तो
एवरी पॉइंट इसका सोल्यूशन हो जाएगा। वो आपको ग्राफ पेपर पे खुद प्लॉट करना है, बोर्ड पे इतने अच्छे से वो प्लॉट हो नहीं पाएगा। मैंने आपको सिखा दिया था कि ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं, अभी भी करा था, 9th में भी कराया, 8th में भी कराया। तो ग्राफ प्लॉट करना आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, तो ग्राफ इसका आपको खुद प्लॉट करना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट इज A1 B1 C1 को लिखो। A1 क्या है यहां से, ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दी, इसको सेकंड बोल देते हैं, ठीक है। A1 इज 1, B1 इज y के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है तो -1, और C1 इज 8। C1 C2 दोनों राइट साइड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो तो राइट साइड में, ठीक है। ऐसे ही B1 सॉरी पहले A2 लिखेंगे, A2 इज 3, B2 इज -3 एंड C2 इज 16। क्लियर हुआ यहां से? A1 अपॉन A2 करो, A1 अपॉन A2, A1 कितना था 1, A2 कितना है 3, 1 अपॉन 3 आ गया। B1 अपॉन B2 करो, B1 है -1, C1 कितना है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये होगा 1/3। जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आते हैं तो यहां से हमें कुछ नहीं मिलता है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ जाते तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ का, बट अब ये दोनों इक्वल है तो हमें थर्ड को चेक करना ही करना पड़ेगा। तो C1 अपॉन C2 क्या होगा, C1 इज 8 और C2 इज 16, 1/2। इसने प्रॉब्लम कर दी, क्या रिलेशन आया, A1 अपॉन A2 तो हमारे पास इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट जो थर्ड रेशियो है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, हेंस द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ये पैरेलल लाइंस का केस हो गया, ठीक है। हेंस द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। पैरेलल लाइंस है तो सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो लाइंस कैसे हो जाएंगी हमारी, इनकंसिस्टेंट। थर्ड में A1 इज 2, B1 इज y के साथ कौन है 1, C1, इसमें दोनों लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लेफ्ट में रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। C1 इज -6। ऐसे ही A2 इज 4, B2 इज -2 और C2 इज -4। A1 अपॉन A2 2/4, 1/2 हो गया, 1/2। B1 अपॉन B2 1 अपॉन B2 -2, ये कितना आ गया -1/2। बस अब तीसरा फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, पहले दो ही रेशियो हमारे नॉट इक्वल आ गए, तो यहीं से हम क्या बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड यूनिक सॉल्यूशन। हेंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। बहुत सारी बातें बता सकते हैं यहां से कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, बट इतनी सारी बातें उसने पूछी नहीं है, उसने सिर्फ ये पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो यहां से हमारी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। एक पार्ट और बचता है इसका, फोर्थ पार्ट, वो आपको खुद करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको सेव कर लो। Question number 5. Question number 5 is half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. कह रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसका हाफ पैरामीटर कितना है 36। तो पैरामीटर क्या हुआ इसका, हाफ पैरामीटर 36 है तो फुल पैरामीटर इज 36 मल्टीप्लाई 2 72 हो जाएगा यहां से। तो एक कंडीशन ये होगी कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ पैरामीटर कितना है 36। पहले भी आपके साथ डिस्कस की थी ये बात कि दो कंडीशन मिलेंगी, दो इक्वेशन होंगी, तब जाके वो सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशंस का होना बहुत जरूरी है अगर हमें सॉल्व करना है। तो अगर एक ही वेरिएबल है तो वो एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर कई बार 3 वेरिएबल आ गए तो फिर इक्वेशन जो में 3 चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जैसे हम दो पेयर्स में पढ़ रहे हैं इसको, दो वेरिएबल हमारे पास होते हैं तो इक्वेशन भी दो ही होंगे तभी हम सॉल्व कर सकते हैं उनको, ठीक है। अब दो इक्वेशन बनाने के लिए दो कंडीशन भी गिवन होंगी। तो कंडीशन एक तो ये होगी कि जो हाफ पैरामीटर वो कितना है
36। सेंस समझनी है, पैरामीटर हाफ पैरामीटर इज 36। एक लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में कंडीशन है, क्या है? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ से जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है, यानी कि ज्यादा है। लेंथ ज्यादा है तो कम क्या होगी? विड्थ। कम चीज को एक्स मान लेते हैं या एक्स वाई को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट length of the rectangular garden is equal to x meter. Width of rectangular garden ये मानने मैंने y मीटर। ठीक है, अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बट जो गिवन चीज है वो हमारे पास पैरामीटर नहीं है, वो हाफ पैरामीटर है। हाफ पैरामीटर का मतलब पैरामीटर अपॉन 2। तो हाफ पैरामीटर क्या होगा? हाफ पैरामीटर इज इक्वल टू पैरामीटर अपॉन 2। यहाँ अपॉन 2 क्या, तो यहाँ पे अपॉन 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये हो गया हमारा हाफ पैरामीटर। वो कितना गिवन है? 36। क्लियर इतनी बात? या और जब हम मेन अपनी बात पे आओ, लेंथ को हमने x बोला है तो क्या हो जाएगा? x, ब्रेड्थ क्या है? y, विड्थ क्या है? y इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर होगी? हाफ पैरामीटर इसमें 36 बोला हुआ था। अगर फुल पैरामीटर 36 बोलता तो हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36 लेते फिर। ठीक है, यहाँ 2 हो जाता साथ में अगर इसने फुल पैरामीटर बोला तो। बट इसने क्या बोला है? हाफ पैरामीटर बोला है, तो इनकी यहाँ कोई भी नीड नहीं है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है हाफ पैरामीटर, पैरामीटर का हाफ। तो हाफ पैरामीटर कितना है? 36। लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36। लेंथ को हमने x बोला था, ब्रेड्थ को क्या बोला था? विड्थ को y। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 36। एक इक्वेशन आ गई, एक कंडीशन हमने अच्छे तरीके से रीड कर ली है, उसके भी हाफ पे इक्वेशन यहाँ पे आ गई है। सेकेंड कंडीशन क्या है? ऑल्सो लेंथ इज 4 मीटर मोर। लेंथ क्या है? x, विड्थ क्या है? y। बड़ी कौन है? बड़ी चीज है लेंथ। इस जो क्वेश्चन में वो है लेंथ। हमने पहले भी डिस्कस की थी ये बात कि बड़ी छोटी चीज को बड़ी के अगर इक्वल लेके आना है, इक्वल लगाए बिना तो इक्वेशन बनेगी नहीं। इक्वल टू तो लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वल टू जब लगेगा जब छोटी चीज बड़ी के इक्वल कब होगी? जब या तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो जाए या उसमें कुछ ऐड हो जाए। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि छोटी चीज बड़ी के इक्वल कब होगी? या तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो या उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है? 4 मोर देन, 4 ज्यादा है। अगर ऐसे बोलता है 4 टाइम्स मोर देन, टाइम्स का मतलब होता है कि उतने गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, उतने गुना ज्यादा है। बट इसमें 4 मोर देन बोला, तो अगर छोटी चीज कौन है यहाँ पे? विड्थ। विड्थ में अगर मैं 4 प्लस कर दूं तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी? लेंथ की। क्लियर है? whose length is 4 मीटर more than its width। तो इक्वल टू का साइन जब लगेगा तो इसमें 4 प्लस हो जाएगा। आई बात समझ लो? y को इस साइड ले आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा? 4। इक्वेशन नंबर 2। आसानी से आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अगर मैं इनके सॉल्यूशन की बात करूं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये चेक करेंगे कंपेयरिंग रेशियो। तो यहां से देखो a1 1 है, b1 1 है, c1 36। तो a1 अपॉन a2 अगर करें तो कितना आएगा? वहां पे 1, a2 भी 1, 1 अपॉन 1 दैट मींस 1। और अगर b1 अपॉन b2 करें तो b1 वहां पे 1 है, यहाँ पे क्या है? -1। बहुत अच्छी बात है, ये क्या आ गया? -1। तो क्या हुआ यहाँ से कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा? यूनिक सॉल्यूशन। और इसके मेथड तो बहुत सारे होते हैं। अभी आपने कोई मेथड सिर्फ ग्राफिकली मेथड सीखा है, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। तो अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड सिखा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ग्राफिकली के साथ ही डील करना है। तो दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड। ये हमको पता लगा दिया कि लाइन से इंटरसेक्टिंग आएंगे 100%।
तो आप इन दोनों को प्लॉट करो ग्राफ पे। जब प्लॉट करोगे तो लाइन कैसे आएंगे, इंटरसेक्टिंग, मींस ऐसे इंटरसेक्ट करके। तो जो ये पॉइंट होगा ना, मान लीजिए कोऑर्डिनेट 3,4 आ गए, जो भी आ गए, एक्स वाई आएंगे, जो भी आएंगे, तो पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की, यानी एक्स की वैल्यू 3 होगी, वाई की 4, यानी कि लेंथ 3, 4 जो भी आया कंडीशन वो आप चेक कर लेना। ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ग्राफ पेपर पे, तभी एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, रफली में एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक लेक्चर पर आपको वेट करना है, उसके बाद आपको सेकंड मेथड सिखा दिया जाएगा, उसमें फिर ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, एक इक्वेशन गिवन है लीनियर 2x plus 3y minus 8 equal to 0, राइट अनदर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक और इक्वेशन लिखो जो कि कितने वेरिएबल्स में हो, 2 वेरिएबल्स में, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर, पेयर मतलब एक क्वेश्चन लिख के भी है, एक और जो हम लिखेंगे, उनकी दोनों की जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उस पेयर की, एक किसने लिखी है, एक हम लिखेंगे, तो 2 हो जाएंगे। तो उस पेयर की जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कैसे होनी चाहिए, पहले केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए, दूसरे में पैरेलल और तीसरे में कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये सिंपल हमें आता है बहुत ही अच्छे तरीके से, कैसे कि हम कंपेयरिंग रेशियो से बता देते हैं कि जो कंपेयरिंग रेशियो होगी वो पैरेलल में कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग में कैसे होंगी और कोइंसिडेंट में कैसे होंगी। तो सबसे पहले केस में हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। वी नो दैट the comparing ratio of coefficients is a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2 in intersecting lines। ठीक है, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी आपके पास तो हमारा जो कंपेयरिंग रेशियो है वो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब एक इक्वेशन अपने पास है, गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं जिसमें a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, उनमें से एक हमें बताना है, तो उनमें से एक मैं लिख रहा हूं, अगर आप चाहो तो इससे डिफरेंट भी लिख सकते हो, बस आपको तरीका आना चाहिए। a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, तो a2 b2 कुछ ऐसी वैल्यू लो कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ जाए b1 अपॉन b2 पे। ठीक है, तो जैसे मैंने सपोज कर लिया दूसरी इक्वेशन की 5x, तो a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा 2 अपॉन 5, तो b1 अपॉन b2 3 अपॉन समथिंग है, तो वो 2 अपॉन 5 नहीं आना चाहिए उस केस में। ठीक है, ऐसा लिखना हमने, तो कुछ भी लिख दो, 4x 4y लिख दिया, -7 इज इक्वल टू 0, चेक करके लिख लो, a1 अपॉन a2 आएगा 2 अपॉन 5 और b1 अपॉन b2 है 3 अपॉन 4, दोनों इक्वल नहीं है, दैट मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन आप इसके लिख सकते हो, जितने चाहो उतने लिख सकते हो, लेकिन मेरे को एक बताना है। ठीक है, तो वो एक मैंने ये बता दिया, आप अपनी मर्जी से भी चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं है, आपके पास ये लिख दो। सेकंड केस में पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में कंपेयरिंग रेशियो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इससे पहले हम कोइंसिडेंट लाइन वाला करें, कोइंसिडेंट लाइन का होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, पहले हम थर्ड पार्ट करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन लिखते हैं इसकी। तो इस इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, जो भी इक्वेशन आएगी वो पक्का इसके साथ कोइंसिडेंट होगी, कुछ भी नंबर से ट्राई करते हैं। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। ठीक है, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। रेशियो चेक करें एक बार, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 9, c1 अपॉन c2 माइनस 8 अपॉन माइनस 24, 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 3 9 माइनस से माइनस 8 3 24, 1 by 3
1/3 1/3। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर किसी इक्वेशन को किसी एक कांस्टेंट नंबर से किसी एक फिक्स नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो जो नई इक्वेशन आएगी वो इसके साथ कोइंसिडेंट होगी। क्लियर है? ये कंसेप्ट की कोइंसिडेंट लाइंस कब आती हैं? जब एक इक्वेशन को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा गया कोएफिशिएंट्स को सबको सेम नंबर के साथ, तब जो नई लाइन आती है वो कोइंसिडेंट होती है। क्लियर है? अब इसमें देखो पहले दो रेशियो मेरे को इक्वल लेना है, तीसरा नॉट इक्वल लेना है। तो पहले दो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तीसरे को मत करो। ठीक है? तीसरे को किसी और से कर दो या मत करो ही मत। तो जो लाइन आएगी वो कैसे आएगी? पैरेलल। जैसे कि इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। मैंने पहले दो को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8x प्लस 12y। और इसको करना है कर लो, नहीं करना मत करो। इनको 4 से करा, इसको 6 से कर देते हैं, 48 कर दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है? रेशियो चेक करें। 2/8 3/12 माइनस 8/-48 1/4 1/4 1/6, यानी कि 1/4 इक्वल टू 1/4 नॉट इक्वल टू 1/6। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइन लानी है तो किसी एक कांस्टेंट से सबको मल्टीप्लाई कर दो। पैरेलल लानी है तो पहले दो को कर दो, क्योंकि तीसरा रेशियो में नॉट इक्वल चाहिए। तीसरे को या तो करो ही मत, करो तो किसी और नंबर से कर दो, जिससे पहले दो को किया उससे मत करो। ठीक है? और जो अगर इंटरसेक्टिंग लेके आनी है तो अलग अलग लिख दो, रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। आपके रेशियो से काम गड़बड़ हो जाएगा। रेशियो इक्वल आ गया तो फिर वो दूसरा केस बन जाएगा। ठीक है? वो भी आपको समझ आ गया होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, वो क्या है? ये दो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट करो। ग्राफ में एक बार तो आपको दिख होगी कि ये आ रहा है a1/a2 1/3 और b1/b2 आ रहा है -1/2, दोनों नॉट इक्वल है। तो जब इनको ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे तो जो हमारी लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। ठीक है? इंटरसेक्टिंग लाइन आने के बाद इसमें क्वेश्चन में इसने आगे बोला है कि एक ट्राइंगल फॉर्म होगा आपको इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से। तो उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताओ और उस ट्राइंगुलर रीजन को सेट करो। मैं आपको रफली से इसका बता के दिखा रहा हूं कैसे इसका ग्राफ बनेगा। जब भी आप प्लॉट करोगे, एक लाइन इसकी ऐसे आएगी, एक लाइन ही ऐसे आएगी। ये पॉइंट आप देख लेना क्या क्या है। ये जब आप प्लॉट करोगे जब आपको पता चल जाएंगे। तो ये जो पोर्शन है ये ट्राइंगुलर रीजन आ गया। ट्राइंगल नहीं बनता ये वाला, ये एक इसका कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर ये है। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं कि ये कोऑर्डिनेट क्या क्या है। ठीक है? और उसके बाद फिर आपको ये लाइंस बना ड्रॉ करने के बाद इसको ये एरिया को सेट कर देना। फिर जो ट्राइंगुलर रीजन है ना, इसको पेंसिल से थोड़ा सेट कर देना। क्लियर? आपको क्वेश्चन समझ में आया ग्राफिकल मेथड पे? बहुत ही सिंपल था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा जब भी हमारा, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। इक्वेशंस ऐसी आएंगी, कंडीशन ऐसी आएगी, कंडीशन से इक्वेशन ऐसे ही फॉर्म करनी है, बस सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। फिलहाल हम ग्राफिकल मेथड से कर रहे थे, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड आएगा, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा। सबसे इजी, सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला मेथड एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है? तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इनको करते हैं। होप कि आपको समझ में आएंगे। अपनी नोटबुक सबको कंप्लीट कर लेनी है। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।